टीवी मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। यकीनन इस वक्त मुल्क में एक बड़ा माशी बहरान है और अगर ग्वादर या बलूचिस्तान के हवाले से देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा बहरान इस एतबार से भी है कि इसमें आपको इल्म है कि बराह रास्त ऐसा लगता है कि एक जो फॉरेन फोर्सेस हैं वहाँ एक कोई प्रॉक्सी वॉर शायद वहाँ लड़ने जा रही हैं। फिर जो हुकूमत के हाथ से एक के बाद एक गो के बड़े हमारे वज़ीर ख़जाना जो बैंकर ज़्यादा हैं दावे करते नज़र आते हैं, इस्तेहकाम के बारे में खुशनुमा फिगर देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें हकीकत कहीं दूर है। तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है उस जो जिन मराइल से वो गुज़री है, जहाँ तक पहुँची है, इसमें बानी तहरीक बहरहाल कोई भी बानी तहरीक हो, बड़े से बड़ा सियासतदान हो, उसकी जहाँ बहुत आइडियल होता है वहाँ खामियां कमज़ोरियाँ भी होती हैं। मिसाल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। यकीनन बानी तहरीक को वो पॉपुलरिटी हासिल आज है जो कभी भुट्टो साहब को हासिल होती थी। इन और तमाम मसाइल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब। एक तवील सियासी बैकग्राउंड है, खुद उनकी फैमिली भी, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन साहब मुझे गवर्नर है पंजाब के और बड़े सर्द गर्म से गुजरते हुए चौधरी साहब बहरहाल अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, एक तो आपसे एक ताल्लुकात देरीन रहा है, फिर मैं थोड़ा सा रवायती आदमी हूँ और इस बात की कोशिश करता हूँ कि जब प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए तो यानी एक मस्बत और सियासी पहलू से की जाए, स्कोरिंग नहीं की जाए और कोई जो हमारे यहाँ होता है सो कॉल्ड जो रेटिंग वाला वो मामला ना आए। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये थोड़ा सा पहले, क्योंकि पहली बार गुफ्तगू हो रही है आपसे और तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत तवील ताल्लुक़ रहा था, अब आप अपना तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या स्टेटस आपका देखें हम? सर बड़ी सिंपल बात है ना जी, अगर हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ना होता तो फिर आप आज मुझे फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से जो इंटरव्यू कर रहे होते, क्योंकि देखिए ना हमारे लिए तो बड़ा आसान था आईपीपी में जाके और फॉर्म 47 की शायद मुझे जरूरत भी ना पड़ती, मेरे हल्के में जिस किस्म की हालात थे तो इनको भी एक सीट मिल जाती बगैर 47 के, तो हमने वजीर हो जाना था। ये जो हमने 6-7 महीने जेल गुजारी जो सारा बहिमाना तशद्दुद सहा, वो इसीलिए सहा कि हमने इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला किया था और वही साथ दे रहे हैं, इमरान खान के साथ हैं और बहैसियत कारकुन साथ हैं। लेकिन कोई बिलवास्ता या बिलवास्ता ही हो सकता है कि बानी तहरीक के इंसाफ से राब्ता है, यानी इस तरह का राब्ता कि आप जब आप कहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ में हैं तो आपकी लीडरशिप का एक जो नया ख़ास तौर तबका आया है वो उस तरह आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है चौधरी साहब? देखिए साहब, ये जो बहुत सारे नए लोग आए हैं उनको तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे बहुत सारों को, और ये सियासत में भी नए हैं, तो जाहिर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम के अंदर ये सारे लोग जो हैं वो आए हैं और मैंने पहले भी कहा था कि ये तो अभी एक फिल्म के अंदर आइटम सॉन्ग के तौर के ऊपर कई लोग जो हैं वो उभर आए हैं, तो ज्यादा लोगों का सच्ची बात है हमसे कुछ ना ताल्लुक भी नहीं, माने ना माने एक हो जाता है, इनसिक्योरिटी भी हो जाती है, स्पेशली कई लोग जो तनख्वाहें ले रहे हैं सियासी जमातों में, तो हमने नहीं सुना था इससे पहले कि तनख्वाहें भी दी जा रही हों, लेकिन बहरहाल कोई लोग जिनमें ये इनसिक्योरिटीज हैं कि हम आएंगे तो शायद कोई उनकी जगह जो है उसमें मसला बन जाएगा, तो उनका एक रद्द-ए-अमल हो सकता है। लेकिन हमारा तो इमरान खान से ताल्लुक है, इमरान खान को के ही जाहिर है कि हमारे लीडर भी हैं और हम तो उन्हीं के साथ हैं, तो वो जैसे आगे कहेंगे। और वैसे भी इस वक्त तो इतना ये बड़ा मसला है नहीं, इस वक्त तो मसला ये है कि आपने इमरान खान का जीतना इसलिए जरूरी है कि इमरान खान एक इस्तिआरा है पाकिस्तान के लोगों की फतह का, पाकिस्तान में जमहूरियत की कामयाबी का, लिहाजा हर हाल में आपने इमरान खान का साथ देना। चौधरी साहब, वैसे जिक्र तो नहीं करना चाहिए लेकिन क्योंकि ये अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं आई कि बहरहाल वो
सियासत में बड़े बड़े लोगों से। अब ठीक है, भुट्टो साहब भी अयूब खान कन्वेंशन मुस्लिम लीग में रहे और लोगों ने भी सिर्फ पार्टियां छोड़ी, फिर ज्वाइन करी, तहरीक इंसाफ में भी रही। और वो एक ख़ास वक्त में जो प्रेशर आया जिसके सबब आप जहांगीर तरीन की पार्टी के नज़र आए, उस पर मुझे वो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक पॉलिटिकल उसे ब्लेंडर कहूँ, गलती कहूँ, पशेमानी कहूँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अगर आपने जो देखिए रिजवी साहब, आप तो पाकिस्तान में ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप बाहर गए थे या बाहर से बैठ के आप कमेंट नहीं कर रहे थे। हाल बता कराची में शायद जो इस्लामाबाद में और लाहौर में हुआ है, कराची में भी हुआ है, लेकिन जो इस्लामाबाद और लाहौर में हुआ है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने उस बर्बरियत और फस्तायत का सामना नहीं किया। और लोगों को शायद, जो आपको तो अंदाजा होना चाहिए जो लोगों के साथ यहाँ पे हुआ, जो फैमिलीज के साथ हुआ, जो जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जबरदस्तियां की गई, ये सारे मामला जो है वो हुए हैं। लिहाजा इसमें परेशानी वाली, हमें तो एक्चुअली फख्र है कि इन सारे हालात के बावजूद जो है वो हम डट के खड़े रहे और हमने हर किस्म की कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ अभी तक अपने पांव पे खड़ी है। कि हम जैसे लोगों की कुर्बानियां हैं जिसकी वजह से पीटीआई आज जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है। लेकिन ये फिर क्या वजह है कि आप जैसे कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों की कुर्बानियां हैं, और यकीनन मुझे इल्म है कि आपकी बड़ी गहराई से बानी तहरीक से वाबस्तगी रही है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो आपको तहरीक इंसाफ की, जो आप सफ़े अव्वल में हमेशा होते थे, खड़े नहीं होने दे रहे? देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि अभी तो वक्फा है ना, इमरान खान जेल में है और अभी जो लीडरशिप है वो एक टेम्परेरी लीडरशिप है, तो इसलिए उनका अपने व्यूज, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक इनसिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा फेजेस आते हैं, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी नीचे होती हैं, और यही जिंदगी है। अगर मैं ये कहूँ कि जो भी तहरीक इंसाफ की सियासत यानी खान साहब के बाद रही है, इस वक्त एक परसेप्शन ये है कि ये ठीक है, पॉपुलर पार्टी तो है, थानों कचहरियों में भी गई, जेल भी हुई, सख्ती भी हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ एक बड़ी तादाद को सड़कों पर इतना ना ला सकी कि इस्लामाबाद की हुकूमत जो जिसकी कारकर्दगी आपके सामने है उसे हिला नहीं सकी है। गिराने का लफ्ज़ सवाल नहीं करूँगा मैं। साहब, इशू ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कोई मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं। हम लोग तो एक मिडिल क्लास की पार्टी है, और हम लोगों की जो सियासत है वो भी बड़ी आई वुड से कि विद इन द बाउंड ऑफ लॉ रही है। हमने अपनी कोई फोर्सेस तो बनाई नहीं हुई जैसे कि और बहुत सारी जमातों ने जो है वो बनाई हैं, और जो कि रेंजर्स को, पुलिस को पछाड़ सकें। और जिस किस्म का रिएक्शन रियासत ने, हुकूमत ने दिया, और जिस तरीके से उन्होंने बर्बरियत और फस्तायत का मुजाहरा किया, तहरीक इंसाफ तो एक मिडिल क्लास की पार्टी थी। हम लोग जो है, हमारा कोई जो बहुत सारी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं उनकी तरह कोई वो उस तरह की फोर्सेस तो थी नहीं, ना ही हम एमकेएम थे। तो लिहाजा हमारा जो रद्द अमल था वो तो एक मिडिल क्लास का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का वैसे ही हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत इस रद्द अमल से, जब इस तरह के रद्द अमल देती है, तो फिर आम आदमी जो है वो अपने रास्ते फिर नॉर्मल पॉलिटिक्स से जुदा करता है, और ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को कभी भी अपनी सियासी मुखालफत में इस हद पर नहीं जाना चाहिए कि वो पॉपुलेशन को अपने खिलाफ करे। और आज 2/3 मेजॉरिटी जो है इलेक्शनों में जो बोली है, उसके मैंडेट का एहतराम किया जाना जरूरी है। कि ये तो बात कोई ना हुई कि आप ये कहें कि हम कानूनी, इखलाकी, सियासी और इंतखाबी जंग तो हार गए हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली हमसे ले सकते हैं तो ले लें। देखिए ना, ये तो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है रियासत के, स्टेट के, उसके खिलाफ है। क्योंकि इस तरह तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करें, और फिजिकली हमसे अगर आप छीन लें तो छीन लें, अदरवाइज तो हम देने को तैयार नहीं। तो इस बारे में तो खैर अब कोई दो राय नहीं है कि ये शरीफों को किस तरीके से लाया गया। फॉर्म 47 तो एक बिल्कुल सिंबॉलिकली वो अलामत बन गया है इलेक्शन के हवाले से, किस तरह जीतने वालों को हराया गया, हराने वाले जीते गया। लेकिन एक ये भी ख्याल है कि गालिबन इमरान खान साहब ने जो तवील जदोजहद लड़ी थी
और उस मरहले पर जब 2018 में आप लोग साथ थे तो आप लोगों ने उन बेसाखियों को बहरहाल कबूल किया जो माजी में शरीफों और बेनज़ीर हुकूमतों को गिराने बिठाने में साथ दे रही हैं। मसलन और मेरे खासियत से बात जब बानी तहरीक से मेरी जब एक बार मुलाकात हुई है 2-2.5 साल बाद, और तो उन्हें इस बात की पशेमानी थी कि हमने गलत हुकूमत 2018 में दी। MKM की जो 15 बैसाखियाँ आप लोगों ने ली, 2 मैंगल की ली, 1 बुकटी की ली, ये ली, मतलब ये क्या थी कि ये आपको पता था या दी गई। तो मुझे यानी इस वक्त भी बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ के करीब आ रही हैं, लेकिन वो 2018 की गलती ने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया था कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट बाद में नहीं रही थी। महंगाई एक बड़ा इशू आ गया था, पार्टी में भी बड़े मसाइल पैदा हो गए थे। तो ये जो है मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि बाजवा वगैरह, ये मैं तो यकीन नहीं रखता कि बानी तहरीक जो है वो उस तरीके से बाजवा की सुन लें या वो उनसे जो दूसरे जो है फैज़ हमीद सुन करे, लेकिन गलती तो बुनियादी तौर पर आपकी पार्टी की थी। और जब उस वक्त सफ़े अव्वल में थे तो आप ये नहीं समझ रहे थे कि हम ये ब्लंडर कर रहे हैं इन बैसाखियों को लेकर जो आपको दी गई और जिनके पर आपको हुकूमत दी गई और जिस पर हुकूमत अभी चली। देखिए रिजवी साहब, ऐसे होता नहीं है। देखिए, हम कोई NGO नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी एक जो गिवन सिनेरियो है उसके अंदर ही काम करती है। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान में फौज का एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो रहा है। और अब तो खैर आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ही हुकूमत कर रही है और ये शहबाज शरीफ साहब वगैरह तो सिर्फ मोहर लगाने के लिए जो है वो रखे गए हैं। तो 2018 हो, 1990 हो, 93 हो, नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो हो, हर एक का किसी ना किसी वक्त में एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक रिलेशनशिप रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, जो भी पाकिस्तान में हुकूमत में आई है। और जो 2018 का इलेक्शन था वो जाहिर है कि बहुत बेहतर इलेक्शन था बाकी इलेक्शन से, क्योंकि उसमें तहरीक इंसाफ वैसे ही एक पॉपुलर पार्टी थी और वो इलेक्शन जीती। ये बात सही है आपकी कि बाद में PMLQ है या MQM है या BAP है, इन पार्टीज को मैंडेट तकसीम हुआ। और देखिए, अगर आपने हुकूमत बनानी है तो जाहिर है कि फिर इन जमातों की सपोर्ट आपको चाहिए थी, जो फिर आपको मिली, क्योंकि जो फौज है उसने भी इन पार्टीज को एक आंख मार दी कि यही पार्टी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, तो वो सारे शामिल हो गए। लेकिन अगर आप वो नहीं शामिल होते हैं तो फिर हुकूमत नहीं बनती, जाहिर है, और आपने एक इंस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 365 दिन को इनकलाब के मोड में रहे और फौज के खिलाफ भी वो लड़ पड़े, बाकियों से भी लड़ पड़े और हुकूमत में भी आ जाए, ये जरा मुमकिन नहीं होता। ये एक सोशल चेंज पहले चाहिए होती नहीं, तो शायद देखिए, मैं MKM के हवाले से, हालांकि मैं कराची में बैठा हूँ, मेरे बड़े उनसे दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, लायका भी बरेलवी का लगा हुआ है, लेकिन MKM का किरदार तो हमारे सामने रहा है। 89 में जिस तरीके से उन्होंने बेनज़ीर की गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, उनको सीटें दी गई, फिर बाद में वोट को काउंटर लिया, फिर ली गई, फिर शरीफों को दिया गया, फिर ली गई, फिर शरीफ मुशर्रफ में गई, ये गई, एक बार नहीं 1 से 4 बार कम से कम, क्योंकि फिर 14 या 15 एक बार फिर इनको 16 नशिस्तें आपको भी पता है किस तरह मिली हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहरहाल MKM को उससे मिलकर की बैसाखियों से मिलकर गवर्नमेंट बना एक गलती नहीं, या आप जिसे कहते हैं कि इस तरह की सहूलतकारी की जाती है, अरेंजमेंट होता है, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर थी और जिसका नतीजा वही निकलना था जो निकला। नहीं, देखिए, इस तरह होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज रेवोल्यूशन के ऊपर जाती हैं। हम कोई रेवोल्यूशन जो है वो तो नहीं ना एक दिन में ला सकते। और अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के बहुत रॉन्ग फुट के ऊपर हों तो फिर जो आजकल हमारे साथ हो रहा है फिर वो होता है आपके साथ। तो ये मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक गिवन मेन्यू है जिसके अंदर आपने रहना होता है। पाकिस्तान का मीडिया हो, मीडिया जाहिर है पाकिस्तान में आजाद नहीं है और आपने देखा ही है जो मीडिया के बेचारे के हालात हैं। पाकिस्तान में बार सिविल सोसाइटी नहीं है, बार काउंसिल्स आप देख लें कि उनका बेचारों का क्या हाल है, जजेस के साथ जो हो रहा है वो आपने देखा है। सो हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट के स्ट्रगल में है, हम लोग हैं अभी, डेमोक्रेटिक उस तरह की तो नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर ही काम करना होता है। और मेरा ये ख्याल है कि PTI हैज एक्चुअली डन रादर वेल
कि उसने पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल स्पेस थी उसमें इजाफा किया और हमने बहुत सारे काम किए जो कि शायद बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। और आगे भी जो सिलसिला है उसमें पॉलिटिकल स्पेस बढ़ेगी। हाँ, अगर सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, स्पेशली बड़ी तीन पार्टीज, और कुछ रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे साइन किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, जिसको बाद में आपको याद है नून लीग ही चली गई मेमो गेट कमीशन में उस सीओडी का बेड़ा गर्क करने। तो लेकिन अब फिर एक सीओडी की जरूरत तो है तीनों पार्टीज के अंदर, और वो अगर आपस में बात कर लें और कुछ हालात अपने कुछ स्पेस तय कर लें तो फिर जाहिर है, क्योंकि सिविल सोसाइटी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल खत्म हो गई है, तो सियासी जमातों को आपस में एक ग्रैंड डायलॉग की तो जरूरत है। मैं एक से कई बार चौधरी साहब आपको मैं फॉलो कर रहा हूं और आप तवातुर से ये कह रहे हैं, बल्कि आप काउंट डाउन कर रहे हैं, गिनती दे रहे हैं शरीफ हुकूमत के मुस्तकबिल की। मेरा ख्याल तो ये है कि शरीफ हुकूमत खड़ी पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी भी पीपल्स पार्टी है। सदर मुमलिकत उनके हो गए, कोई भी सेटअप होगा सदर वो रहेंगे, 2 सूबों में गवर्नर वो हैं, चेयरमैन सेनेट वो हैं, 2 सूबों में हुकूमतें हैं, जैसे भी मारे बांधे से हैं, बलूचिस्तान में सूरत बहुत संगीन है। फिर किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि शरीफ हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है, जाने वाली है? अभी तक ये भी नहीं लगता कि पिंडी आप पारा इनसे नाराज़ हों चौधरी साहब? मसला ये है कि एक तो आप पीपल्स पार्टी और नून की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, आपसे ज्यादा तो सियासत को बड़े कम लोग पाकिस्तान में समझते हैं, और आप जितने तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत कवर कर रहे हैं, जाहिर है आपका बड़ा तजुर्बा है। आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि सियासत में रेलिवेंस जो है वो कुर्सी से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। मसलन गांधी जी जो थे वो तो एक आने के मेंबर भी नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस गांधी के आंख के इशारे पे चलती थी। आज पाकिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो तो रेलिवेंट ही नहीं है। आज पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इमरान खान रेलिवेंट है। इन तीनों की तरफ देखा जाता है कि पाकिस्तान की अगली जो सियासत है, पाकिस्तान की अगली फैसला कुन जो इक़दार है वो क्या होगी, उसमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली तो फिगर ही नहीं करती। ये तो सिर्फ छोटी मोटी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग या बच्चों के बिजनेसेस में और इजाफा कर लें, इससे ज्यादा तो इनकी रेलिवेंस नहीं, लेकिन रेलिवेंट ना भी हो, रेलिवेंट ना भी हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को तो सूट करती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके आवाम में उतने रूट्स नहीं हैं। ये किन के पैरों या सॉरी किन की बैसाखियों में खड़ी हैं। तो आप फिर क्यों, मैंने कहा नहीं, आप भले आप ये कहें कि ये रेलिवेंट नहीं है, आवाम में इनकी कबूलियत नहीं है, लेकिन जो लाए हैं, जिन्होंने खड़ा कर रखा हुआ है, वो तो अभी तक उनके पीछे हैं। नहीं, वो पीछे तो हैं, लेकिन सवाल ये है बिलवी साहब, जो लेके आए हैं उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशात या कुछ मतमा नजर होगा ना, कि जिसके लिए ये नून लीग को हुकूमत दी गई। अब सवाल ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं तो वजन ही नहीं उठा पा रहे एस्टैब्लिशमेंट की सियासत का या एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज का, और जरदारी साहब कोई वजन ही नहीं उठा पा रहे, तो मुझे बताइए उनको कितने नफलों का सवाब है इनको कांधा दिए रखने के ऊपर। 18 सीटों के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन शहबाज शरीफ तो बिल्कुल कोई सियासी तौर के ऊपर उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे। तो व्हाई यू थिंक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ब्लैंक चेक देके बैठी हुई है और वो समझते हैं कि इनको हमने नहीं बदलना। दूसरी देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा मुआशी क्राइसिस है, और अब इस हुकूमत ने अपनी अक्लमंदी से एक बहुत बड़ा जुडिशियल क्राइसिस जो है वो खड़ा कर लिया है। नहीं तो फिर किस तरह जाएंगे? मतलब पहले तो ये होता था ना कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और बूटों की चापें सुनाई देने लगती थी हमको। अब तो बूटों की चाप नहीं सुनाई दे रही, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता था, फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा। यानी कौन सा ऐसा तरीका, किस तरीके से जाएगी, कैसे जाएगी शरीफ हुकूमत? मैंने आपसे यही कहा है कि 40-45 दिनों में हमें नजर आ जाएगा कि ये हुकूमत कैसे जाएगी। क्योंकि देखिए ना, अभी एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसके नतीजे में तहरीके इंसाफ का जो नंबर है वो बढ़कर 115 के करीब जो है वो हो गया है, और JUI को शामिल करें तो वो 120 के करीब है। अब सिर्फ फायज ईसा साहब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टे देके बैठे हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। जो ही वो ट्राइब्यूनल्स में केसेस खुलते हैं
तो चूंकि इस्लामाबाद का जो ट्राइब्यूनल है उसने एक बड़ा सीधा तरीका दे दिया है कि फॉर्म 45 बाकी कैंडिडेट भी जमा कराएंगे और विनिंग कैंडिडेट भी जमा कराएगा और उसका हम कंपैरिजन करेंगे। अब ये मामला बड़ा आसान है और पतन ने तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने तो सारा एनालिसिस कर ही दिया है। खुद नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उन्होंने आपको एनालिसिस करके बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से 68,000 वोटों से नवाज शरीफ इलेक्शन हारे, लेकिन उनको तो फर्क ही पड़ नहीं रहा। तो ये जो ही ट्राइब्यूनल्स की पिटीशन शुरू होती हैं और नून लीग की विकटें एक के बाद एक गिरना शुरू होंगी, तो इनके आप देखिएगा पांव उखड़ जाएंगे और अल्टीमेटली आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो जाएगा जिस तरह आप कह रहे हैं। इसमें सॉरी टू से मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहता हूँ और रहूँगा भी। ये बिल्कुल आसानी से ये जरदारी शरीफ छोड़ देंगे? नहीं, जरदारी साहब ना भी छोड़े तो अगर 40 सीटें इधर आ जाती हैं, इस वक्त तो 40 सीटें चाहिए ना पीपल्स पीटीआई को, तो 40 सीटें आ जाती हैं तो वैसे ही जो है इधर आ जाएंगे। और एक्चुअली जरदारी साहब को तो देखिए, मैं तो अगर पीपल्स पार्टी को एडवाइस कर रहा हूं तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी शरीफों को ताकत का इंजेक्शन लगा के। आप अंदाजा लगाइए ना कि 8 फरवरी के इलेक्शंस में पीटीआई सबसे बड़ी जमात थी, बट दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि फॉर्म 45 में उनके जो एमएनएज हैं उनकी तादाद पीएमएलएन से कहीं ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने नून लीग की धांधली में हमायत करके एस्टैब्लिशमेंट की, अपनी पोजीशन को नंबर 2 से नंबर 3 करवा लिया। और उस अगर ये भुट्टो लीडर ऑफ अपोजिशन होते, नून लीग तो आउट हो गई थी और अब पीटीआई की हुकूमत होती है, तो इन हालात में पीपल्स पार्टी के पास मौका था कि वो रीइमर्ज। शाहिद साहब, एक तवील अरसे बाद आपसे गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे पहलू आपसे आए हैं, लेकिन जो और बुनियादी सवाल हैं उसको अगली नशिश के लिए उठा रखता हूँ। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खैर, एक ताल्लुक़ ऐसा देरीना है कि जिसके सबब आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू का। हमारे साथ रहिएगा कि ज़रा चलना है हमें ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है। ये अफसोसनाक अमरी कहा जाएगा कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत रवायती अंदाज में उसी तरह असम्बली चला रही है। वज़ीर ख़जाना बिजली के हवाले से, महंगाई के हवाले से और जो बाहर से मिलने वाले जो इमदाद है या कर्ज़ है, लोन है, उसके बारे में हमें भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन जोग्राफियाई एतबार से तो सबसे बड़ा ही, लेकिन बहरहाल सबसे हसास सूबा इस वक्त कम बेश कहा यह जाता है कि ज़मीनी रास्तों से, नेट सर्विस से बंद है। गवादर के हवाले से कोई ख़बर नहीं आ रही, इसीलिए अफवाहें, ख़बरों की जगह अफवाहें हर तरह की फैल रही हैं। हमारे साथ बुशरा कमर मौजूद हैं, हमारी ब्यूरो चीफ। जी बुशरा, पहले बात तो मैं यही कहूँगा, तरीन सूरत हाल गवादर जानने के लिए ज़रूरी है कि शायद कोई इंटरनेट सर्विस हो, टेलीफोनी राब्ता हो। हमारी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से भी कल जब बात हुई थी तो इसीलिए जो है कि जो लोग अगर एक साजिश के तहत या एक प्लानिंग के तहत अफवाहें फैला रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम किस तरह हक़ाइक़ को जान सकें। आप बताएं क्या सूरत हाल है, कोयटा गवर्नमेंट बैठी हुई किस तरह देख रही है? देखिए बुज़ार साहब, गवादर से तो अब तक किसी भी किस्म के कोई भी रास्ते जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असद अली मदद जतक उनकी स्पीच से ये पता चल सका है कि मौलाना हिदायतुर रहमान जो हक तहरीक के बानी भी हैं और रुकन सूबाई असेंबली भी हैं, वो गवादर चले गए हैं। और अली मदद जतक ने जिस तरह से अपना खिताब असेंबली में किया और उनका ये कहना था कि मौलाना हिदायतुर रहमान के गवादर जाने के बाद हो सकता है कि अब वो बातचीत करें तो कोई सूरत हाल जो है वो एक अच्छी खबर गवादर से जल्द मिल जाए। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मौलाना हिदायतुर रहमान गए हैं तो वो मुजाहिरीन के साथ कोई ना कोई बातचीत करके कामयाब शायद मुज़ाकरात करवा पाए, क्योंकि अब तक हुकूमत जो है मुसलसल मुजाहिरीन के साथ जो है वो मुज़ाकरात के दौर को चला रही है। नहीं, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से अभी बुशरा बड़े मोतबर अंग्रेजी अखबार ने खबर ये दी थी कि उनके डिप्टी कमिश्नर ने ये दावा किया था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, धरना ख़त्म हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि तस्दीक या तरदीद इसलिए नहीं हो सकती कि जब हमारा राब्ता ही नहीं है। तो एक मोतबर अंग्रेजी अखबार ये दावा करे
तो किस बुनियाद पर उन्होंने दावा किया कि हमारे मज़ाक़ात कामयाब हो गए हैं? देखिए मुजाहिद साहब, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गवादर में सूरत हाल से मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि वहाँ पर अभी तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और अभी तक वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस, मोबाइल की सर्विस जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। हमने कई लोगों से राब्ते करने की कोशिश की लेकिन किसी से भी रास्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की खबरें बाहर निकलना और गैर मुसद्दिका खबरें ही हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि अगर कोई मुसद्दिका खबरें होती तो यकीनन वहाँ पर की रुकन भी मौजूद है और सूबाई वज़ीर दाखिला मीर लांगो, तो इनका कोई ना कोई बयान जो है वो वीडियो बयान सामने आ जाता है, ऐसी कोई बात सामने आ जाती है। अगर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने आ रहा है तो वीडियो बयान क्यों सामने नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन बुशरा आपको तो इल्म है कि इस पूरी तहरीक की जो बहरहाल एक आवाज़ कह लें या जो जिनके कहने पर जिस शट डाउन हो जाता है और जिसके साथ ख़त्म हो जाता है वो तो डॉक्टर मारंग हैं, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि डॉक्टर मारंग बलूच की बलूचिस्तान गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से अभी तक बराह रास्त कोई मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, जिस तरह से मीर लांगो की वहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं और दीगर लोगों के साथ बैठकर वो इजलास कर रहे हैं, तो उस इजलास में अगर ऐसी कोई भी बात होती तो यकीनन डॉक्टर मारंग बलोच भी किसी न किसी इजलास में बैठी हुई नजर आ जाती हैं और कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला नजर आता है। हाँ, ये अभी भी कहना अजलब है कि हो सकता है कि वो मुलाकातें अभी तक मंजर आम पर ना लाई जा रही हो या हो सकता है कि वो मुलाकातें हो ही ना रही हो। कुछ भी कहना चाहे वो अजलब है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज जो है वो सामने नहीं आ जाती, खबरें जो है उनको हम मुसद्दिका समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश जो है न सिर्फ ये गवादर में है बल्कि इससे अच्छा कोयटा में भी जो है कई मकामात पर इंटरनेट की सर्विस या तो है ही नहीं, अगर है तो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं, खबरें हासिल करने में मुश्किलात हो रही हैं, किसी भी खबर की तस्दीक जो है उसे करवाने में। अच्छा, इसके अलावा क्या सूरत हाल है बुशरा? गवादर तो चलो ये चलें, लेकिन ये जो चमन का रास्ता, फिर कोयटा से मसूम का रास्ता, खुद कोयटा में जो रेड जोन के एरिया, फिर जो कोयटा कराची की बहुत बड़ी मसरूफ शाहराह, दीगर रास्तों के बारे में आपका क्या इल्म है? पशीन जाने वाले रास्ते, ज़ियारत और चमन जाने वाले रास्ते? देखिए मुजाहिद साहब, जो सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन कोयटा कराची शाहराह पर जाने के लिए जब मसूम से रास्ता बंद था तो मसूम से लोग जो मुजाहिरीन है वो कोयटा आ गए। मसूम से रास्ता खुल गया, लेकिन कलार से और खुशदार से इस वक्त भी मुजाहिरीन की जाने से रास्ते बंद किए गए हैं, इसलिए कोयटा कराची का रास्ता तो बंद है। लेकिन अगर कोयटा के मगरबी बाईपास की बात करें, जहाँ पर कुचरात है, चमन है, तो वो रास्ते मुजाहिरीन की जाने से बिल्कुल भी बंद नहीं किए गए। आसानी जो है वहाँ से लोग कुचरात भी जा रहे हैं, चमन भी जा रहे हैं, पशीन भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जो जानिब है जिसमें चरियाब रोड आता है वो उन्होंने मुसलसल 5 रोड से बंद कर रखा है, रेड जोन बंद कर रखा है। आज जो सिनी रोड को भी बंद कर दिया गया, फूटबली चौक को भी बंद कर दिया गया, बरूरी रोड को भी बंद कर दिया गया है। मजबूत जो शाहराहें हैं आज वो बलोचगंज की साइड जो जाने वाले रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। शहर का तकरीबन जो है वो आधा हिस्सा, हम अगर कहें कि जो शरियात के बाद फूटबली चौक आता है, बरूरी रोड आता है, सिनी रोड आता है, गोली मार्ग चौक आता है, इन्हें जो है बंद किया गया है। मजीद जो मुजाहिरीन उनकी जाने से कहा जा रहा है कि अगर कामयाब मुज़ाकरात नहीं हो जाते, उनके गिरफ्तार लोग रिहा नहीं कर दिए जाते, तब तक हो सकता है कि उनकी ये कॉल भी चल रही है, जो अब तक खबरें आ रही है कि वो कल से कोयटा शहर बुशरा ये हैरत की बात, बुशरा ये जो गालिबन छठा दिन है, ये क्या वजह है कि मादी में तो ये होता था कि जैसे कि आप कह रही हैं कि ज़मीनी तौर पर, तिजारती तौर पर जो तमाम कोयटा और बलूचिस्तान बिल्कुल बंद हो चुका है, सरगर्मियाँ बंद हो चुकी हैं, वहाँ तो खैर मकरान में तो गज़ा का ही मसला है, लेकिन इस्लामाबाद से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मादी में तो आपने देखा कि उनके वज़ीर आ जाते थे, वज़ीर आज़म आ जाते थे, वज़ीर दाखिला आ जाते थे। वज़ीर दाखिला तो बिल्कुल बेखबर लग रहे हैं, लगता है कि वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ ही नहीं है या और दीगर। अभी तक कोई गालिबन, अगर आप मुझे तस्दीक कर दें कि कोयटा इस्लामाबाद से नुमाइंदा आया हो या इसमें दिलचस्पी का मुजाहरा करता हुआ नज़र आया हो। बुशरा, देखिए मुजाहिद साहब, अब तक अगर कोई ऐसे रास्ते हुए भी हैं तो उन्हें बड़ा खुफिया रखा गया है। ऐसा कोई भी रास्ता या कोई ऐसी भी डिस्कशन जो है वो अब तक मंजर आम पर ना लाई गई है और ना अब तक सामने आई है कि इतना बड़ा मामला जो है वो चला है। और जिस तरह से कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किसी भी सूरत में चाइनीज डेलीगेशन जो है वो गवादर आएगा और फिर 14 अगस्त से जो है वो एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में वफाक को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है।
क्या वो ये किरदार अदा कर रही है या नहीं। अगर ये खुफिया अंदाज में रखा गया है ये किरदार तो हम तो कह नहीं सकते, लेकिन वाज़ेह तौर पर अब तक कोई भी किरदार जो है वो सामने नहीं आया, ना ही जो है किसी बुशरा, वो जो बुशरा कल जो वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे थे कि जो एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी होगा और जो बड़ा वफ्द कह रहे थे वो भी आएगा, गालिबन चंद दिन रहते हैं, उस बारे में कोई मज़ीद तस्दीक या तरदीद हुई है? जी देखिए, वज़ीर आला की जानिब से अब तक जो है वो अपनी बात पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि चाहे किसी भी किस्म का मुजाहरा हो, किसी भी किस्म की मुश्किल हो, उनका यही कहना है कि 14 अगस्त की डेट जो है वो एयरपोर्ट के लिए अगर डिसाइड कर ली गई है तो वो 14 अगस्त पर ही बराबर एयरपोर्ट का बाकायदा भरपूर तरीके से इफ्तिताह भी करेंगे और चाइनीज डेलीगेशन इस इफ्तिताह से पहले आकर जो खसूसी मीटिंग की तरफ के हवाले से करना चाहता है वो मीटिंग्स भी जो है वो होंगी, जिनकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। गवादर में भी इस वक्त जो काम है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, वहां पर भी इस वक्त बड़ी तादाद में चाइनीज भी मौजूद हैं, जबकि दीगर अमला जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। पूरी तैयारियां की जा रही, तो जाहिर यही हो रहा है कि हुकूमत यही चाह रही है कि वो 14 अगस्त पर जो उन्होंने एक फैसला किया है कि गवादर से जो एक हवाई रास्ता एयरपोर्ट बनाकर वो खोलना चाह रहे हैं, जिसका इफ्तिताह करना चाह रहे हैं, तो शुक्रिया बुशरा। हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर बलूचिस्तान तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही थी कि गवादर से ही नेटवर्क या इंटरनेट का सिलसिला या ज़मीनी रास्ता या तयासी बंद नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में अमलन ज़िंदगी जो है वो रुक गई है, तिजारत की भी और कारोबार की भी, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ सड़कें जो हैं कोयटा को शहरों से और सूबों से मिलाती हैं वो भी बंद है, हद तक कि कोयटा का रेड जोन भी बंद है। इसी के साथ ही मुजाहिद बेली को GTV से इजाज़त दीजिए।